हेलो एंड वेलकम बैक यू ऑल टू द कॉमर्स सक्सेस। आई एम राहुल ठाकुर, योर इकोनॉमिक्स टीचर। सो हमने अब तक 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें जो हमारा लास्ट चैप्टर था वो था एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई का। उसमें हमने देखा किस तरह से कंट्री में एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से एग्रीगेट सप्लाई को कैलकुलेट किया जाता है, और किस तरह से इनकम लेवल के बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ता है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर हमने देखा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और किस तरह वो चीज़ें इन्वेस्टमेंट को भी इम्पैक्ट करती हैं। जैसे जैसे आपके पास ज़्यादा सेविंग होगी क्या है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आप करोगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब जो हमारे पास चैप्टर है वो है चैप्टर 8, जहाँ पे हम देखने वाले हैं इनकम डिटर्मिनेशन और मल्टीप्लायर। मतलब कि वो कौन सा लेवल है जहाँ पे जिससे हमें मालूम चलेगा कि एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई, जो हमारा डिमांड है और सप्लाई क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का सीधा मतलब है कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है। जब आप इक्विलिब्रियम में होते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ना आपको ज़्यादा चाहिए ना आपको कम चाहिए। जो आपकी डिमांड है वो आपके सप्लाई के थ्रू मीट हो रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहते हैं। तो इसी को आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। जैसे कि आपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा, डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम हमने देखा था। आई थिंक 10th या 11th चैप्टर में था माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो वो इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे आज हम जो बात करने वाले हैं वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है ना। इक्विलिब्रियम लेवल, इसका मतलब क्या है, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड is or aggregate demand and aggregate supply when an economy is in equilibrium when aggregate demand and aggregate supply of an economy is in equilibrium when aggregate demand and aggregate supply of an economy is equal during given पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब AD इक्वल टू AS, ये होना चाहिए। और वो क्या है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम का हम मतलब जानते हैं इकोनॉमिक्स में 1 ईयर से होता है, जो कि अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अभी इसी की जब AD इक्वल टू AS हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये इक्विलिब्रियम में है। जो हमारी इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि हमारी इकोनॉमी में जितनी डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, उतनी सप्लाई भी है। यदि मान लो डिमांड ज़्यादा है, और इसको ज़रूरी क्यों है समझना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ज़रूरी क्यों है समझना। मान लेते हैं डिमांड गुड्स की क्या है, ज़्यादा है, गुड्स और सर्विसेज की इकोनॉमी में ज़्यादा है, तो क्या होगा अब देखो, और सप्लाई कम है, तो इस केस में ऑब्वियसली बात है प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस राइज होगा। क्या होगा, प्राइस राइज होगा। अब इसलिए हम ये इंश्योर करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या है, ये चीज़ इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे जो इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो। इससे क्या होगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी, इन्फ्लेशन ना स्थिर रहेगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब भी गुड्स की शॉर्टेज होगी तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग उसके पीछे भागेंगे उन गुड्स के पीछे, तो वहाँ पे प्राइस बढ़ेगा। यदि बहुत ज़्यादा सप्लाई है तो उस केस में सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है, हमें मेंटेन करनी है, तो वहाँ पे गुड्स की प्राइस क्या बहुत गिर जाएंगे, तो वहाँ पे क्या कह सकते मंदी आ जाएगी, मतलब सस्ताई आ जाएगी। तो हम दोनों में से कुछ भी नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि ना महंगाई आए बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा सस्ताई आए, ये बीच में मेंटेन रहे। जैसे इंडिया में जो महंगाई है वो अराउंड 2 से 6% के बीच में होवर करती है, मतलब ऊपर नीचे 2 से 6 के बीच में रहती है, जो कि ठीक ठाक माना जाता है। और हमारे जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट का टारगेट भी यही है कि देश में महंगाई अधिक से अधिक 6% और कम से कम 2%, इसके बीच में ही रहनी चाहिए। प्लस माइनस 2%, 4% में प्लस माइनस 2% हम रखते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का समझना इसलिए जरूरी है। यदि कोई कंट्री इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, वो जितने गुड्स की डिमांड कर रहा है उसके पास उतने गुड्स हैं, सप्लाई हो जाते हैं, चाहे वो खुद प्रोड्यूस कर रहा हो या फिर वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा हो या जो भी है, तो इस तरह से वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको और समझते हैं हम आगे। इसको एक इक्वेशन की तो समझते हैं, देखो AD इक्वल टू AS। ठीक है, अब इसको समझने के 2 अप्रोच हैं। पहला अप्रोच क्या है, इसको बोलते हैं AD एंड AS अप्रोच, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। दूसरा अप्रोच क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। तो उसके लिए हमें कुछ इक्वेशन देखते हैं। देखो AD इक्वल टू AS होता है। अब AD को हम क्या लिखते हैं, हम जानते हैं AD इक्वल टू होता है C प्लस I, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, और वहीं पर AS का मतलब क्या होता है, C प्लस S। ठीक है, अब C प्लस S होता है। अब इन दोनों में देखो क्या है, AD इक्वल टू AS रखोगे तो कॉमन क्या आएगा, मतलब मैं C प्लस I कर दूँ, AD की जगह C प्लस I कर दूँ, इक्वल टू में AS की जगह मैं C प्लस S कर दूँ। थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स हम यहाँ लगा रहे हैं, इसको समझ सकते हो। अब C तो कैंसिल आउट हो गया,
तो मतलब क्या हुआ, आई इजकल टू एस हो गया, मतलब सेविंग इजकल टू इन्वेस्टमेंट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि सेविंग क्या है, हरदम इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। हम जितना पैसा सेव करते हैं उसको हम क्या करते हैं, लगभग लगभग ऐसा मान के चलते हैं कि सारा का सारा पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। और ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि मैं इसी को बताऊंगा आपको आगे। सो यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे इक्वेशन ये बनी हमारी, पहले तो ये थी, है ना, और फाइनल जो इक्वेशन आती है ये आती है, ठीक है। अब यहाँ से हमें दो अप्रोच मिलते हैं। पहला अप्रोच क्या है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने के दो अप्रोच हैं, है ना, टू अप्रोचेज टू इस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। पहला अप्रोच क्या है, एडी एंड एएस अप्रोच है, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होंगे तो वहाँ पे वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। दूसरा हमारे पास आता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जहाँ पे हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे कि किस तरह सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब इक्वल हो जाएंगे तो वहाँ पे वो चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसको हम और आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। सबसे पहला अप्रोच लगाते हैं, ठीक है। और अप्रोच लगाने से पहले क्या है, कुछ एजम्पशंस हैं, उन एजम्पशंस को भी देखना जरूरी होता है। और जनरली देखो, एजम्पशंस और एक्सेप्शंस, ये दो चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रूल को फॉलो करने के लिए। जब हम बात करते हैं एजम्पशंस की, तो वो कंडीशंस हैं, सर्टन कंडीशंस हैं जहाँ पे कोई भी लॉ या फिर जो भी आपने रूल्स बनाए हैं वो वहाँ पे फॉलो होंगे। और एक्सेप्शन क्या होते हैं, वो चीज़ें जो रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। जैसे कि मान लो आपने ये सोचा कि मैं स्कूल जाऊँगा कल, कंडीशन क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है, मानसून आने वाला है, तो जब तक बारिश नहीं होगी तो मैं जाऊँगा कल स्कूल, बारिश मौसम अच्छा रहा तो यहाँ पे आपने एक एजम्पशन लगाया, आपने एक कंडीशन डाल दी, यदि मौसम अच्छा रहा तो मैं कल स्कूल जाऊँगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊँगा। तो ये क्या कंडीशन लगा दिया आपने, इसी को हम क्या बोलते हैं, एजम्पशंस हैं। तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम हम इस्टेब्लिश करेंगे तो कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे हमें। तो इसको देखते हैं हम, एजम्पशंस क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहला एजम्पशन क्या कहता है, द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट इज टू बी स्टडीड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। मतलब कि आपको क्या है, जो भी इक्विलिब्रियम को पढ़ना है आपको, ये दो सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ना है। और जैसा कि हम पहले चैप्टर से देखते आ रहे हैं कि हम जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे हैं वो क्लास 12th के लेवल पे हम टू सेक्टर इकोनॉमी में ही पढ़ रहे हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल है। तो पहला क्या है, इक्विलिब्रियम स्टडीड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। फिर अगला क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस। अब हमने देखा था ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इवन एट द बेसिक लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंस नहीं होता इनकम से, ये भी बता रहा है ये, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस मतलब इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम, है ना, देयर विल बी सम इन्वेस्टमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जब हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की इसमें बात करें, इस एजम्पशन में बात करें, उसका मतलब ये है, जो हमने दो इन्वेस्टमेंट देखा था, एक डिराइव इन्फ्लुएंस देखा था जो कि प्रॉफिट से इन्फ्लुएंस होता है, एक ऑटोनोमस होता है, तो ये गवर्नमेंट करती है। तो इसमें कहना चाहता है कि इनकम लेवल कितना ही बढ़ जाए, जैसे ये हमारा इनकम का लाइन है, प्लेन है, तो इनकम कितना ही बढ़ जाए, आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो उतना ही रहेगा। तो ये कंडीशन बता रहा है हमें दूसरी, ठीक है। तीसरी क्या कह रहा है, प्राइस लेवल इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। देखो प्राइस लेवल को कांस्टेंट हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि प्राइस लेवल चेंज होता रहेगा तो स्टडी में क्या है, जो वेरिएबल्स है वो भी चेंज होते रहेंगे और फिर हम उसको ढंग से स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है, स्टडी पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, प्राइस लेवल को कांस्टेंट प्राइस मान के चलते हैं। जैसे कि आपने 4th चैप्टर में भी देखा था, जब हम जीडीपी एट बेस प्राइस और जीडीपी एट करंट प्राइस निकालते हैं, तो उसमें भी हमने यदि दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं तो फिगर बहुत ही थोड़ा सा अलग आता है और कंपैरिजन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए इकोनॉमिक्स ने क्या कॉन्सेप्ट बनाया कि हम जब भी जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो हम जीडीपी को क्या एट द बेस प्राइस कैलकुलेट करेंगे और उसी को कंपैरिजन के लिए यूज़ करेंगे। ऑल्दो हम कांस्टेंट प्राइस जो करंट प्राइस होता है उस पर भी कैलकुलेट करते हैं, बट कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, जो बेस प्राइस पे कैलकुलेशन होता है उसे बेस्ट माना जाता है। तो इसमें भी वही सिचुएशन है हमारे साथ कि जो प्राइस इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, अदरवाइज कंपैरिजन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और चौथा पॉइंट ये कहता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट इज टू बी डिटरमाइन इन कंटेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन, है ना। इक्विलिब्रियम इन कंटेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, बहुत लंबे समय की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जो भी बात कर रहे हो अगले 1 साल की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, इकोनॉमी का जो फोरकास्ट होता है वो कई बार
15-20 साल तक का भी होता है। जैसे भारत को लेके बहुत सारी जो थिंक टैंक्स हैं वो कहती है कि भारत इतना आगे बढ़ जाएगा, इतना आगे बढ़ जाएगा, ये है वो है, 2030 तक बढ़ जाएगा, 2045 तक बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती हैं, फोरकास्ट होती हैं। बट जब हम इक्विलिब्रियम लेवल की यहाँ पे बात करते हैं तो हम शॉर्ट रन में बात करते हैं। शॉर्ट रन मतलब अगले 1 साल में या 2 साल में, 3 साल में कितना क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे RBI है, आपको पता होना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन का डाटा है वो हमारे कंट्री में कई सारी एजेंसीज कैलकुलेट करती हैं, बट उसमें से एक RBI भी एजेंसी है जो इन्फ्लेशन को मेजर करती है। और RBI जब भी महंगाई बढ़ती है तो RBI की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे ढूंढना होता है कि भाई कहाँ कहाँ से सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है, क्या सब्जियों के रेट बढ़े हैं, दूध के रेट बढ़े हैं, या पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, क्या चीज़, उसको सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन देना होता है। साथ में अगले 18 महीने का आगे का फ्यूचर का क्या है जो इन्फ्लेशन का है फोरकास्ट करना होता है। जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, इसी तरह से उन्हें फोरकास्ट करना होता है। तो यहाँ भी जो हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं वो शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, इतना ही मानते हैं हम, ठीक है। बहुत ज़्यादा जाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में चला जाता है, ठीक है। तो अब आगे हम कंडीशन देखते हैं। जो हमारी पहला अप्रोच है AD और AS अप्रोच, इसको आप उतार सकते हो। जो हमारा पहला अप्रोच है AD और AS अप्रोच, उसको अब हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड से किस तरह से एस्टेब्लिश होता है। तो मैं यहाँ पे AD और AS ही लिख रहा हूँ, पूरा ना लिख के, AD एंड AS अप्रोच। अब इसमें हमें किसी तरह से क्या करना है, AD और AS को बराबर बनाना है। अब ये क्या बोलता है, जो केन्स थे, एक केन्स हुए थे, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हुए थे, आपको बताता हूँ मैं। 1930s में अमेरिका में बहुत ही क्या है डिफ्लेशन आ गया था, मतलब बहुत ही मंदी आ गई थी, जिसको बोलते हैं रिसेशन। रिसेशन आ गया था। तो उस टाइम क्या था, डिमांड बहुत लो थी, चीज़ों की डिमांड लो थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही हाई था, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल हो नहीं रहा था। तो उस टाइम ये हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे केन्स, ये केन्स भाई जी थे, है ना, अंकल जी आए और इन्होंने फिर कुछ उपाय बताए कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी ऊपर उठ सकती है। तो फिर उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने फॉलो किया और साथ में और भी जो लोग थे उन्होंने भी फॉलो किया। तो वो इकोनॉमी धीरे धीरे आगे चल पड़ी। तब से ही जो इनकी थ्योरी, इसको केन्सियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि जो गवर्नमेंट है, मान लेते हैं जब कंट्री में हमें लग रहा है कि कोई इंसान खर्च नहीं कर रहा है, डिमांड लेवल बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, तो उस टाइम क्या है, जब जनरल पब्लिक खर्च नहीं कर रही है पैसा, तो सरकार को अपना पैसा खर्च करना चाहिए, जिससे आर्टिफिशियली क्या है इकोनॉमी में एक डिमांड क्रिएट किया सके, पंप किया सके, है ना, मनी और डिमांड क्रिएट हो, और धीरे धीरे वो फिर वो एक साइकिल चलेगा और एक क्या बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट होगा, जिससे क्या इकोनॉमी दोबारा चल पड़ेगी। जैसे वो देखा हुआ आपने कई बार हैंडल मार के या फिर जनरेटर को चालू करते हैं ना, अब तो बटन सिस्टम आ गया, बटन दबाओगे तो जनरेटर चालू हो जाएगा। पहले हैंडल होते थे, तो हैंडल में क्या आप तो पुश दे रहे हो उसको ना, या फिर कई बार हम गाड़ी को धक्का मारते हैं ताकि गाड़ी आगे चल सके। तो इसी तरह से यहाँ पे केन्स ने यही कहा कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करे, इकोनॉमी को थोड़ा पुश करे, धक्का दे, और फिर वो आगे अपने आप चल पड़ेगी फिर, ठीक है। तो अभी केन्स की ही थ्योरी को हम इसमें लिया है इन्होंने और आगे बढ़ाते हैं। और क्या कहते हैं ये, अकॉर्डिंग टू द केन्सियन, है ना, अकॉर्डिंग टू केन्सियन थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर समझ के रखना, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन economy is determined when aggregate demand, है ना, जो कि है represented by C+I curve is equal to total output, that is aggregate supply, जो कि होता है हमारा C+S। तो ये सिंपल भाषा में यही कह रहा है भाई, AD इक्वल टू AS होगा तभी वो चीज़ होगी। बट यदि आपके उसमें जब आएगा ये क्वेश्चन तो आपको ये पूरा डेफिनेशन और ये पूरा जो एक्सप्लेन किया मैंने ये लिखना होगा, क्योंकि मार्क्स इसी के लिए बनेंगे। आप सीधा कह दोगे जो कोई सीधा AD इक्वल टू AS कर दो तो हो जाएगा, नहीं, उससे काम नहीं बनने वाला है, आपको ये चीज़ करके दिखानी पड़ेगी और ये चीज़ पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा, नहीं तो मैं नहीं लिखता इसको, ठीक है। आप कंजम्पशन कर हम जानते ही हैं, है ना, आप कंजम्पशन कर को थोड़ा देखते हैं। कंजम्पशन कर्व क्या कहता है, ये क्या है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, क्या है, डायरेक्टली डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इनकम। ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन कर्व बढ़ता रहता है, आप इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो एक लेवल के बाद वो इनकम का जो बढ़ना है वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब कम रेट से बढ़ता है, बट वो बढ़ता रहता है फिर भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी इनकम बढ़ती रहेगी और आप कोई भी खर्चे नहीं करोगे और एक टाइम के बाद आप बिल्कुल रुक जाओगे, ऐसा नहीं होता, बट आप खर्चे करते रहोगे। और इन्वेस्टमेंट हम जानती हैं, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। अभी हमने देखा था ये इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, ऑटोनोमस होगा, और कंजम्पशन कर्व क्या होगा, ऐसा होगा, है ना, जो वैसे भी यहाँ से शुरू हो रहा है
और इंडिपेंडेंट ये इनकम लेवल कितना ही बढ़ा लो, इन्वेस्टमेंट उतना ही रहने वाला, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला, इसलिए हमने इसको इस तरह से देखा था। ठीक है, अब इसका एक ग्राफ है, उस ग्राफ को हम देखते हैं और फिर इसको समझते हैं कि किस तरह से, अब इसको उतार लेना ढंग से। ठीक है, अब एक ग्राफ है वो किस तरह से इसको बताता है कि कैसे इनकम किस लेवल पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ऑल दो इसका एक टेबल भी है बुक में, तो आप उसको देख सकते हो, जो संदीप गर्ग की बुक है उसमें एक टेबल दे रखा है, तो वहाँ भी वो सेम चीज़ है जिसको मैं ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट कर रहा हूँ। और देखो ग्राफ बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम में, और ग्राफ जब भी आप बताओ तो ग्राफ के बाद जो ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको जरूर देनी चाहिए, नहीं तो वो मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे कि आपने जो ग्राफ बनाया है उसमें आपने क्या दिखाने का प्रयास किया है। यदि आप ये नहीं बताते हो तो कोई मतलब नहीं है ग्राफ बनाने का, तो इसलिए हरदम इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे हम इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, यहाँ लेंगे एग्रीगेट डिमांड। अब आप बताओ कि ये वाला कर्व कौन सा है, कौन सा कर्व है ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है या फिर इनकम का कर्व है। क्यों? क्योंकि वो हरदम यहाँ से शुरू होगा और ये 45 डिग्री होता है। ठीक है, और ये जो हमारा कंजम्पशन का कर्व होता है वो हरदम थोड़ा ऊपर से शुरू होता है, ये चीज़ याद रखना। कंजम्पशन कर्व मतलब एग्रीगेट डिमांड का कर्व, और ये जिस लेवल में मीट कर रहे हैं इस लेवल पे, ये लेवल क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल आ गया। अब इसको मैं नाम देता हूँ ओ एम, इसको पी देता हूँ। अब देखो ओ पी, जो ओ पी और इक्वल टू ओ एम एट पॉइंट, इस पॉइंट का नाम देता हूँ ई, जो कि इक्विलिब्रियम है। पॉइंट ई पे क्या है, ओ पी और ओ एम मीट कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे दोनों इक्वल है। जब भी दो लाइन मीट कर रही है किसी पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो ग्राफ में जो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, उसका मतलब क्या है, वो दोनों इक्वल हैं उस लेवल पे। ठीक है, और जब हम बात करते हैं उससे पहले देखो, जो पॉइंट ई है उससे बियॉन्ड देखो, यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट जो इनकम की लाइन है वो नीचे है और जो कंजम्पशन की लाइन है वो ऊपर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कंजम्पशन ही, यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे क्या है, इस वाले पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये वाला पॉइंट क्या है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। और फिर सेविंग का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल जाता है कि इस वाले केस में क्योंकि आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो आपके पास सेविंग नहीं होगी, इस वाले केस में क्योंकि आप कमा ज़्यादा रहे हो तो आपके पास सेविंग होगी। तो ये चीज़ भी यहाँ से निकल के आती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना। और देखो इसमें C+I लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एग्रीगेट लेवल ऑफ इनकम है, जिसको हम ओ एम कह सकते हैं। बुक में इसको ओ वाई दिखा रखा है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ओ एम लिखो, पी लिखो, क्यू लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, बट जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो उसमें इसका यूज होना चाहिए। तो एक एक करके हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ठीक है, जो पहला एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, व्हेन ए डी इज लेस देन ए एस। देखो पहला पॉइंट हम दिख रहे हैं, ए डी इज लेस देन ए एस। ठीक है, ए डी इज लेस देन, सॉरी ये तो ये वाला पॉइंट हो गया, ए डी इज यहाँ पे ये है। ठीक है, ये वाला पॉइंट की बात हो रही है, मतलब इसके बियॉन्ड मैंने इसको बोल देती हूँ, यहाँ पे आएगा ए डी मोर लेस है और हमारा ए एस मोर है। ठीक है, अगर ए डी, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो प्लान्ड इन्वेंट्री है, प्लान्ड इन्वेंट्री है, वो क्या हो जाएगा हमारा, वुड फॉल बिलो द डिजायर लेवल। अभी क्या करेगा, जब डिजायर लेवल से नीचे गिरेगा, अब हम समझेंगे इस ग्राफ को कि किस तरह से हम इसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये एग्जाम में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ में देखो पहले 3 फेज आ रहे हैं। पहला फेज आ रहा है जहाँ पे क्या है, ए डी इज मोर देन ए एस। दूसरा फेज है ए डी इक्वल्स टू ए एस, जो कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, और इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हो जाता है हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। फिर तीसरा फेज है ए डी इज लेस देन ए एस। तो पहले फेज में, दूसरे फेज में या तीसरे फेज में हम समझते हैं इसको एक एक करके। जो पहला फेज है, ए डी इज मोर देन ए एस, ये हम बता रहे हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। जब एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा डिमांड होगी तो क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज की जब डिमांड बढ़ेगी और उसकी कमी होगी मार्केट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए हमें उसकी सप्लाई को बढ़ाना होगा। जैसे इस केस में आप देखो, यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे डिमांड है। ठीक है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो हमें धीरे धीरे क्या है, सप्लाई को बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, और फिर उस स्टेज पे आके हम रुक जाएंगे जहाँ पे क्या है, वो क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। फिर इसी तरह से एक और सिचुएशन आती है जहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड से एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है, हम जितना डिमांड है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, हमें एग्रीगेट सप्लाई को कम करना होगा। ठीक है, ताकि हम
एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को इक्वल कर सके और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर सके। इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास एक टेबल है, बुक में दे रखी है। जब उस टेबल को मैं बनाऊंगा यहाँ पे तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसे मिटा रहा हूँ और साइड में एक छोटा सा मैं डायग्राम बना रहा हूँ ताकि हम इसे समझ सकें हम क्या समझ रहे हैं ना, भूले नहीं। और इसके बाद एक जो टेबल है वो टेबल इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, उसको हम जरूर समझेंगे। तो ये हमारा ये हो गया ए एस ए डी, ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, जहाँ पे ए डी इक्वल टू ए एस है। यहाँ पे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लिख दिया मैंने। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। तो ये हमारे एक रेफरेंस के लिए रहने वाला है, इसको आप समझ के याद रखना, ठीक है। अब मैं दूसरा टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को समझेंगे और वो टेबल की मदद से आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। बट एग्जाम में आपको एक ग्राफ बनाना होगा, ये जो ग्राफ है डायग्राम ये बनाना होगा और इसके थ्रू ही आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना होगा, अदरवाइज क्या मार्क्स वहाँ पे मिलते नहीं है। तो जैसे हम यहाँ टेबल है, पहले में एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि कितने लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं कंट्री में, पूरी इकोनॉमी में, उसकी हम बात करते हैं। फिर इनकम लेवल की बात आती है, फिर कंजम्पशन लेवल की बात आती है, फिर सेविंग, मैं सेविंग को सेव लिख रहा हूँ, फिर इन्वेस्टमेंट, और फिर अपने पास आता है एडी जो कि सी प्लस आई होता है, फिर एएस, फिर हमारे पास रिमार्क आता है, मतलब या ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब फैला हुआ डायग्राम लग रहा होगा, बहुत ही बड़ा लग रहा होगा टेबल हमारा, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझो एक एक करके। तो सबसे पहले हम जब देख सकते हैं हमारी जो इनकम एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जैसे किसी भी कंट्री की जब शुरुआत होती है इकोनॉमी, तो हम क्या मान के चलते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल 0 है और कोई भी आदमी रोजगार नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में स्टार्ट हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता रहेगा। तो 10 लाख लोगों को मिला, 20 को मिला, 30, 40, 50, 60। अब मान लेते एक सिचुएशन आई है जहाँ पे क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब कि देश के सभी लोगों को रोजगार मिल चुका है और आगे हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम और लोगों को रोजगार दे सके। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। और जब क्या है लोग बेरोजगार होते हैं तो उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो रोजगार तो चाहते हैं पर उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पे इनकम देखो, जब प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब एम्प्लॉयमेंट 0 है, तो यहाँ पे इनकम लेवल भी 0 होगा, पर कंजम्पशन लेवल तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ। हम ये जानते हैं कंजम्पशन लेवल एट एवरी लेवल ऑफ द इनकम देयर विल बी अ सर्टेन कंजम्पशन, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। सेविंग -40 और इन्वेस्टमेंट 40, एग्रीगेट डिमांड 80, एग्रीगेट सप्लाई 0। और यहाँ पे अब देखते हैं इसको, पहले एक एक करके लिखता हूँ, आप भी इसको लिखते रहिए, है ना। इनकम है हमारी 100, 200, 300, 400, 500, 600। लास्ट चैप्टर में भी हमने ये बात की थी कि इनकम का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ दिख रही है, 280, 360, 440, 520। सेविंग है माइनस था, -20 हो जाएगा, ये 20 है, देन 0, 20, 40, देन 60 एंड 80। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 40, 40, 40, 40, 40 रहेगा। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि हमारा इन्वेस्टमेंट 40, 40, 40 ही क्यों है, बढ़ क्यों नहीं रही है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एडी आ जाएगा 160, 240, 320, 400, 480, 560, 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब इसको समझते हैं सिचुएशन क्या है। अब देखो हमें क्या देखना है, एडी और एस को देखना है, और हम जानते हैं एडी और एस बनता कैसे है। पहले क्या दे रखा है हमें दे रखा है एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम क्या अपनी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो वो बढ़ता रहेगा। अब जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे क्या इनकम भी बढ़ेगी हमारी धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या है इनकम भी हमारी बढ़ती जा रही है, और जब इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है, तो कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो इनकम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंजम्पशन, दूसरा होता है सेविंग। इस हमने देखा था C+S होता है, कंजम्पशन और सेविंग। तो आपकी इनकम यहाँ पे 0 है, बट आप कंजम्पशन क्या कर रहे हो, 40 कर रहे हो, मतलब कि आपकी जो सेविंग है माइनस की 40 हो जाएगा। इनकम आपकी 100 है और आपका कंजम्पशन 120 का है, तो -20। इसी तरह से हम इसको देख सकते हैं। फिर क्या होता है, हमने एक और चीज़ देखी थी, जो हमारी इनकम होता है उसके एक और पार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारे वैसे तो सेविंग के इक्वल होता है, बट हमने एक एजम्पशंस लिया था, एजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या था, जो हमारा इन्वेस्टमेंट लेवल है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेवल हमारा सेम रहेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है 40-40-40-40 इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, आपकी इनकम कितनी बढ़ जाए इन्वेस्टमेंट इक्वल रहेगा। अब एडी कैसे होता है, C+I कर दो एडी मिल जाएगा, और एएस भी कैसे मिलता है, जो हमारी इनकम है वही हमारा एएस होता है, ठीक है। इसी याद रखना,
जब कंजम्पशन इनकम नहीं होती आप तब भी कंज्यूम कर रहे होते हो, ठीक है, मतलब डिमांड आपकी तब भी होती है। इसीलिए यहाँ पे देखोगे आप इस सिचुएशन में एडी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर ही रहे हो 40 करोड़ का, और आप इन्वेस्टमेंट भी कर ही रहे हो 40 करोड़ का। इसलिए इन दोनों का समीशन यहाँ पे आएगा सी प्लस आई, सी प्लस आई, सी प्लस आई। मैंने आपको बताया था एडी इक्वल टू ए एस, इसमें क्या था, सी प्लस एस, सी प्लस आई और सी प्लस एस था, ठीक है। तो जो एडी वाला पार्ट है यहाँ पे क्या है, सी प्लस आई जुड़ रहा है, ठीक है। देखो ये है, तो इसको सी प्लस आई आप लिख सकते हो, और ये क्या है, सी प्लस एस, ठीक है। अब सी प्लस एस को जोड़ लो तो आपको जो भी अमाउंट है यहाँ दिख जाएगा, या फिर आप सीधा इनकम को भी देख लोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कंजम्पशन प्लस सेविंग, देखो यहाँ भी देख सकते हो सी प्लस एस में क्या है, कंजम्पशन कितना हो रहा है, 520 का है, और 80 की सेविंग है, टोटल यहाँ 600 हो गया, ठीक है। इसी तरह यदि आपको सी प्लस आई यानी एग्रीगेट डिमांड देखना है तो आप यहाँ देख सकते हो हमारा कंजम्पशन 520 का है, इन्वेस्टमेंट 40 का है, मतलब 560 का। अब यहाँ पे 3 फेज आते हैं। पहला फेज क्या है, पहला वो फेज है जब क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, जो कि ये फेज है। फिर फेज आता है क्या, इक्विलिब्रियम वाला, जहाँ पे एडी इक्वल टू एस, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। फिर फेज आता है जहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब ये 3 अलग अलग सिचुएशन है, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पहले आप देख सकते हो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में क्या डिफरेंस है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। यहाँ पे दोनों इक्वल है, यहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। अब यदि ये सिचुएशन प्रिवेल करती है, जैसे यहाँ ग्राफ में भी आप देख सकते हो, ये सिचुएशन ऐसी है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो हमें क्या करने की जरूरत है, हम अपनी कंट्री में, ये एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में दे रखा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाते हैं या फिर आउटपुट लेवल को बढ़ाते हैं। आपको और इधर की तरफ आना है, जैसे जैसे आप अभी आप इस स्टेज पे हो, यहाँ पे हो, है ना, यहाँ पे हो, तो ये जो लेवल है मान लेते हैं वाई है, तो इस और ये ओ है, तो इस वाई लेवल पे जब आप हो तो आपकी इनकम, आपका जो क्या बोलते हैं, इतना आपका क्या है, इनकम है, इतनी आपकी एम्प्लॉयमेंट है, इतनी ही आपकी आउटपुट है, और ये क्या है आपका कंजम्पशन है, मतलब कंजम्पशन देखो इतना सा हमारा इनकम है, इतना कंजम्पशन है, तो आपको इनकम को और बढ़ाना होगा, तो इसे हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। इनकम को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको आउटपुट लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना जब भी सिंपल है ये स्टेटमेंट, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, सिंपली हम इकोनॉमी में क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के, एग्रीगेट डिमांड को या तो कम करो या फिर उसके काउंटर में क्या करो, एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाओ, और एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट, इनकम और आउटपुट लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, और वो हम तब तक करेंगे जब तक कि वो आगे पहुंच ना जाए, मतलब इक्विलिब्रियम पे स्टैब्लिश ना हो जाए। ये वहीं जब सिचुएशन बनेगी, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, मतलब हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो, और उसके हिसाब से डिमांड हमारी बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्शन को कम कर देना है, ताकि वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम में आ सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बहुत से लोगों को क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल कम करेंगे, मतलब यहाँ से हमने जो बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रखा है उसको हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही जो लोग फैक्ट्रीज में, कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो जैसे ही बाहर जाएंगे, उनको हम ऑफिस निकालेंगे, प्रोडक्शन में क्या है, डाउनफॉल आएगा, और फिर वो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टॉक बढ़ता रहेगा माल का, मान लो सप्लाई हम कंट्रोल करते जा रहे हैं, क्या होगा, जो भी माल है उसका स्टॉक बढ़ता रहेगा, इन्वेंट्री बढ़ती रहेगी, और फिर वहाँ पे क्या प्राइस फॉल हो जाएगा गुड्स का, जिसकी वजह से फिर इनकम में फॉल होगा, तो वो यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। और यदि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या है, स्टॉक में शॉर्टेज आएगा, तो स्टॉक में जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है मार्केट में, तो उसका प्राइस क्या है, अगेन बूस्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में ना तो महंगाई बढ़े, ना तो महंगाई कम हो, ठीक है। इसलिए इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है ग्राफ का, वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरा अप्रोच है जिसको हमने कहा था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द क्या बोलते हैं, इनकम डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब उसको हम देखते हैं एक बार, तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच में भी जैसे हमने यहाँ पर टेबल देखा था, उसको मैं टेबल सेम है, सिमिलर टेबल है जो भी हमने देखा था उसमें ही, उसमें एक सिचुएशन थी जो पिछले वाले टेबल में, उसको मैं दोबारा ले लेता हूँ, मैं ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ, उसको आप समझने का प्रयास करना। हमारे पास यहाँ पे ये इनकम है, ये कंजम्पशन है, और इनकम है, कंजम्पशन है, ये इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ से ये नेगेटिव जाएगा क्योंकि ये सेविंग कर्व है, हाँ ठीक है। ये देखो, ये जो कर्व है हमारा,
ये AS है, ये हमारा AS है, ये AD है, ये इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल बता रहा है। ये हमारा सेविंग कर्व है, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था। ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है ना। और ये हमारी, ये भी हमारा क्या है, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को बता रहा है। ठीक है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड को दिखाता है, ये हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, इसको रिलेट करो, ये ग्राफ लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था, इसको दोबारा यहाँ समझते एक बार। इस सिचुएशन में क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब आपकी क्या है, जो कंजम्पशन है, आपका खर्चे हैं वो ज़्यादा है और आपकी इनकम कम है, तो उस केस में आपको क्या होगा, आपको लॉस होगा, मतलब आपकी सेविंग नहीं होगी। तो सेविंग यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ये देखो। तो यहाँ पे क्या, और ये आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट देखो कितना ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सेविंग, क्या यार, तो यहाँ पे क्या आपका सेविंग इज लेस देन, सॉरी, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट का क्या है, जो ग्राफ है ये ऊपर है ना, और सेविंग का कर्व क्या है, वो नीचे है। तो इस केस में क्या है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे आपको क्या लॉस हो रहा है, नेगेटिव सेविंग हो रही है, जिसको मैंने कहा था। फिर जैसे जैसे इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब कि एडी इक्वल टू एएस हो जाएगा, तो वहां पे क्या है, जो आपकी इनकम है और आपके खर्चे हैं दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उस केस में भी क्या है, आप फिर इक्विलिब्रियम में आ जाओगे, मतलब आपकी सेविंग इक्वल टू आपकी इनकम आ जाएगी, सॉरी, सेविंग इक्वल टू आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद एक सिचुएशन आती है जहाँ पे क्या है, आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम है, मतलब कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, यानी कि इनकम इज मोर एंड द एक्सपेंडिचर और द कंजम्पशन इज लेस। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारी सेविंग्स बढ़ेंगी। उस केस में क्या होगा, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ भी सेविंग का जो हमने अप्रोच देखा था सेविंग वाला, तो वहाँ भी 3 फेजेज हमें देखने को मिलता है। पहला फेज क्या है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। दूसरा फेज क्या है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तीसरा फेज क्या है, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। इन 3 फेजेस में हम इनको देखते हैं, और सेम चीज जैसे हमने पिछला ग्राफ देखा था, सेम चीज इसी तरह दिखेगा। यदि सेविंग ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, सेविंग ज़्यादा है मतलब लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं, है ना, कंज्यूम कम कर रहे हैं। तो आपको कंजम्पशन को कम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट लेवल में कम करना पड़ेगा, ताकि वो लोग नीचे आ जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, लोग क्या बोलते हैं, हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड कम है। तो जो हमने एक्सप्लेनेशन पिछले जो हमारा एडी और एएस अप्रोच का था लिखा था, सेम सिचुएशन इसमें भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं और आगे। इसका भी एक टेबल है, बट मुझे लगता नहीं उसको मैं ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो हमने लास्ट टेबल में देखा था वो सेम सिचुएशन यहाँ भी है, और वही टेबल को एक्सप्लेन करते हैं। बस जो हमारा फोकस है वो उसमें जैसे एडी और एएस वाले टेबल में था कॉलम में, तो वहाँ से ये शिफ्ट होकर क्या है, हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम में ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। देखो सेविंग ज़्यादा होने का सीधा मतलब यही है कि लोगों ने जो प्लान किया था कि हम जितना क्या करेंगे, खर्च करेंगे, उतना वो खर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो खर्च नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, इन्वेंट्री बढ़ेगी ना, मतलब कि जो स्टॉक है, स्टॉक बढ़ेगा। अब जब स्टॉक बढ़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक को कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को रोकना पड़ेगा या प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल गिराना होगा, मतलब जो हम इधर की तरफ आ रहे थे, बढ़ते बढ़ते आ रहे थे, उसको हमें कम करना पड़ेगा। और वहीं पर मान लो सेविंग कम है, मतलब कि लोग पहले से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या फिर लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, हमारी इन्वेंट्री शॉर्ट पड़ सकती है, इन्वेंट्री में कमी आ सकती है, क्योंकि डिमांड बहुत हाई है। तो उस केस में क्या करेंगे, हमें और प्रोडक्शन करने की जरूरत है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसको और प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए एम्प्लॉयमेंट लेवल हम बढ़ा देंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हमारे कुछ और कॉन्सेप्ट है, इसको हम देखते हैं। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कब आती है, मतलब एक ऐसी कंडीशन इकोनॉमी में जब क्या है, सबको बेरोजगार, कोई भी बेरोजगार नहीं है और सबको रोजगार मिल गया है। ऑल दो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट क्योंकि हमारे एग्जाम में आएगा तो हम इसे देखते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। अब इसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। दूसरी क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तीसरी क्या है, ओवर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो पहले की जो 2 कंडीशन है वो तो बहुत ही रियलिस्टिक है, क्योंकि आप की जो इकोनॉमी है, एक इकोनॉमी है आपकी कंट्री में, कोई भी अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, मतलब जितने लोगों को जरूरत है काम पे रखने की या जितने लोग रोजगार की तलाश में है, सबको नहीं मिल पा रहा, उससे कम लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा है। मतलब कंट्री की जो सिचुएशन है वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की है। सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जितने लोग काम करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, सबको सब मिल गया, है ना, बट ये तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती।
क्या ऐसा हो सकता है किसी कंट्री में 1 करोड़ लोग काम करने वाले हैं पर रोजगार 1 करोड़ 20 लाख लोगों को मिल रहा है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतनी मैन पावर ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हम इसको हम ग्राफ की तरफ से समझते हैं। पहले इनकी आप डेफिनेशन समझ सकते हो। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, चलो उसको मैं लिख देता हूँ, इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब कि ये इक्विलिब्रियम का वो लेवल है जहां पे एडी, एएस, मतलब एसी, एएस और एडी, एएस या एडी इक्वल टू एएस है, और सभी लोगों को रोजगार मिल चुका है। मतलब कि वो पूरे जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी जो मैन पावर है, अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा है। अब वहाँ पे कोई भी उम्मीद नहीं है कि हम और ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके, तो उसको बोलते हैं क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बोलते हैं। अब वहीं पे जब हम अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की बात करें, जैसे यहाँ पे देख लो, सिंपल है, ये ग्राफ जो मैंने बनाया है आपके बुक में दे रखा है ग्राफ। अब यहाँ पे क्या, इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश हो चुका है, और ये क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। ठीक है, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यहाँ पे हमारा आएगा इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि अब इकोनॉमी में किसी और को रोजगार नहीं दिया सकता, मतलब फुल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, ये बताता है। सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस एट एएस व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड। मतलब कि वो सिचुएशन है जहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग क्या कंट्री में क्या उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, बट जो वहाँ की डिमांड है, सप्लाई है, वो दोनों इक्वल है, पूरी हो रही है डिमांड। अब ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है बिल्कुल। जो मशीन्स की जब हम बात करते हैं, जब हम मशीनों का यूज़ कर रहे हैं, तो उन मशीनों की जब हम यूज़ करेंगे तो कंट्री में एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि सभी जो लोग हैं, जो ह्यूमन्स हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट ना मिले, बट जो मशीन्स की थ्रू प्रोडक्शन किया जाए, सप्लाई किया जाए, और वहाँ पे क्या है ना, जो डिमांड्स है हमारे, इसको मीट कर दिया जाए। तो इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, जो ह्यूमन सेक्टर रोजगार तो इंसानों को चाहिए, मशीनों को तो रोजगार चाहिए नहीं ना, तो वो सिचुएशन आती है। अब इसका ग्राफ हम देखेंगे तो इस तरह से ग्राफ बनता है इसका। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, अब देखो, ये एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट सप्लाई, और ये हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड, जो कि एक्चुअल है। देखो, इकोनॉमी में क्या है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा। ठीक है, बट अभी में क्या, अंडर एम्प्लॉयमेंट में ना हम। अब जब हम इक्विलिब्रियम में होते हैं इकोनॉमी में, जब हम एडीएएस अप्रोच से हम बात करते हैं ना कि हम इक्विलिब्रियम में हैं, तो उसका मतलब क्या है, आपने सभी लोगों को रोजगार दे दिया, रोजगार भी क्या है, फुल मिल चुका है सबको। जैसे ये वाला हमने ग्राफ देखा, इसमें क्या है कि एक तो हमारा क्या, एडी और एएस मैच कर रहा है, मतलब कि हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, इक्विलिब्रियम में है। प्लस इसका मतलब यह है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी मिल चुकी है लोगों को, अब किसी को भी कोई रोजगार देने की जरूरत नहीं। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये बता रहा है कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हैं। बट यहाँ जो ये लाइन है, यहाँ पे 2 लाइनें हैं। इससे ऊपर वाली जो लाइन है, वो ये बता रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम यहाँ आएगा, बट हमारी जो एक्चुअली में इक्विलिब्रियम यहीं आ चुका है। इक्विलिब्रियम एक्चुअली में यहाँ आना था, ई पे, ई1 पे, बट एक्चुअली में इक्विलिब्रियम ई पे ही एस्टेब्लिश हो चुका है। क्योंकि अब यहाँ पे देखो, अभी इतना गैप है। गैप है मतलब कि अभी हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं पहुंचे। यदि हम यहाँ तक पहुंच जाते तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाते, बट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले ही हमारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरी है, उसको बोलते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। ठीक है, इसको हम समझते हैं। जो ओवर एम्प्लॉयमेंट है, इसकी डेफिनेशन है, और इसी डेफिनेशन में आप लिख दोगे ओवर यूटिलाइज, रिसोर्स आर नॉट फुली यूटिलाइज। उसकी जगह आप क्या लगा दोगे, व्हेन रिसोर्स आर ओवर यूटिलाइज, ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम किसी भी रिसोर्स को बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइज कर सके। ठीक है, और बियॉन्ड एम्प्लॉयमेंट जो उसका लेवल है, वहाँ नहीं जा सकते, बट उसका ग्राफ है, तो उस ग्राफ को हम एक बार समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनकम, एक कंजम्पशन कर्व। अब ये देखो, यदि हम इस लेवल पे होते E1 पे, तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे होते, और प्लस हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई भी हो जाता है ना, प्लस फुल एम्प्लॉयमेंट होता। बट ऐसा नहीं हो पा रहा,
तो इसका मतलब क्या है, हम क्या है, जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वहाँ पे एडीएस नहीं पा रहा, वो कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ई पे, जो कि हमारा क्या है, ओवर एम्प्लॉयमेंट है। अब आप देखो इससे ऊपर नहीं जा सकते, आप इससे नीचे तो रह सकते हो, यहाँ आ सकते हो, यहाँ आ सकते हो, अनयूटिलाइजेशन तो कर सकते हो। अब आपके देश की संख्या ही 1 करोड़ है, तब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को कैसे रोजगार दे सकते हो? तो ये वो वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। और ये जो सिचुएशन है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की थी, और उससे पहले हमने देखा था फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ठीक है। ये जरूर आता है एग्जाम में, इसको भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है मनी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। जैसे हमने देखा था बैंकिंग वाले चैप्टर में मनी मल्टीप्लायर, इसी तरह यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसका सीधा मतलब है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो इफेक्टिवली कितने टाइम्स ज़्यादा क्या है, रिजल्ट दे रहा है। जैसे हमने देखा था क्रेडिट क्रिएशन में कि आपने यदि 1000 रुपये डिपॉजिट किए हैं बैंक में, तो वो इफेक्टिवली कितने टाइम्स ज़्यादा बेनिफिट देंगे आपको, है ना, लिक्विडिटी के हिसाब से कितने टाइम्स हो जाएंगे। तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का यही कॉन्सेप्ट है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कहीं पे सरकार ने 1000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए, या किसी कंपनी ने 1000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए, जो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो अपने इन्वेस्टमेंट से 4-5 टाइम्स ज़्यादा फायदा जनरेट करता है वहाँ पे, तो इसी को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। आज की डेफिनेशन समझते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जो कि था चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन, या ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं चेंज इन वाई, ठीक है। तो मनी मल्टी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला तो कहता है के अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम। सो इट इज द बेसिकली रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन कंजम्पशन लेवल, ठीक है। ये इसका इन्वेस्टमेंट का ये रेशियो होता है। और के मतलब क्या होता है, वो हमें बताता है, मनी मल्टीप्लायर का सिंबल है वो, ठीक है। अब जितने टाइम्स को इसको न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमने देखा 4000 रुपये का, 4000 जो कि करोड़ में है, और चेंज इन हमारा इनकम है वो कितना है, 16000 करोड़। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से फिट करेंगे तो हम क्या आएगा, 4000 अपॉन 60,000, काटोगे क्या बनेगा, 4 टाइम्स। मतलब कि हमने जो 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, उसने फाइनली आके क्या किया, 16000 करोड़ का इनकम जनरेट किया। मतलब 4 टाइम्स क्या ज़्यादा हो गया, ज़्यादा यूटिलिटी के हिसाब से हो रहा है। ऐसा नहीं कि 4000 करोड़ 16000 करोड़ बन जाएंगे, पर 4000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम जनरेट करी कितने, 16000 करोड़ की, ठीक है। तो इसको ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिखाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, याद रखना, चेंज इन मल्टीप्लायर का मतलब क्या, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये एडिशनल इनकम जनरेट कर रहा है। चेंज का मतलब क्या होता है, एडिशनल इनकम होता है। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, उसको हम देख लेते हैं। अब इक्वेशंस भी हैं उसके कुछ, इक्वेशंस के थ्रू भी मैंने समझने का प्रयास करते हैं किस तरह काम करता है ये। जैसे कि हम जानते हैं y इक्वल टू कहता है c प्लस आई, ठीक है। तो चेंज इन इनकम इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देखो आपकी जो इनकम थी उसके 2 हिस्से हो रहे हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अब आपकी जो एडिशनल इनकम है, जो आपने एडिशनली कमाया है ना, आपकी जो सैलरी, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 1 लाख आपकी सैलरी थी, वो 20,000 से बढ़ गई, तो 20,000 जो आपकी एडिशनल इनकम है, अब उसके भी 2 हिस्से होंगे अगेन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो उसमें भी आप क्या क्या करोगे, चेंज इन इनकम में क्या होगा, चेंज इन कंजम्पशन बढ़ेगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। अब इसको यदि हम इस तरह से देखें, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम, जो कि 1 आ जाएगा इक्वल टू में, और ये आ जाएगा अपना चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, क्योंकि जो ये है क्या है, वो रेशियो है किसका, हमारा इनकम अपॉन में कंजम्पशन का। याद है हमने देखा था एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो वो ये चीज़ है, एमपीसी है ये, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन में चेंज इन इनकम, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या होता है, ये तो ये कट जाएंगे, इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब क्या होता है, एमपीसी। अभी क्या प्लस में हमारा 1 अपॉन के, इसको हम 1 अपॉन के बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, अभी देखो फॉर्मूले में ये क्या था, ये रहा ना, इससे पहले जो मैंने लिखा था
के इक्वल टू में क्या, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन सॉरी चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन में चेंज इन इनकम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन के लिख देंगे इसको, ठीक है। अब यदि हम फॉर्मूले को आगे बढ़ाएं, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को, ये डेरिवेशन है फॉर्मूले का, ये जो फॉर्मूला है वो किस तरह डिराइव हो रहा है उसको मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। या तो आप इसको ये लिख सकते हैं, के इक्वल्स टू में 1 अपॉन 1 माइनस MPC। अभी एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये में आपको मिल जाएगा। जैसे ये इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरफ से हो जाएगा, और ये क्या है, इसको रिवर्स हो जाएगा इधर जाके, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, डिवीजन में है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमें फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखो फॉर्मूला का कोई एक कोर फॉर्मूला नहीं है जो आप अप्लाई करते हो, यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मूलेज होते हैं जो यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, कभी हो सकता है सिचुएशन आ जाए ऐसी जहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़े, कहीं पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़े, कहीं पे कुछ और भी सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। और इसके कुछ और वेरिएशंस भी हैं, तो आप इसको साधारण भाषा में क्या लिख सकते हो, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, के इक्वल्स में 1 अपॉन MPS, ठीक है, के अपॉन MPS लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके 3 फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, और यहाँ पे ये तीसरा फॉर्मूला। मनी मल्टीप्लाई के 3 फॉर्मूले, 1 2 3 या 1 2 3 जो आपको समझना है आप समझ सकते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का। और जिस तरह से हमने देखा था कि हमारे केस में क्या था, जो भी रेशियो था हमारा LRR, मनी मल्टीप्लाई, हाँ, क्रेडिट क्रिएशन में जितना LRR कम होगा, क्रेडिट जो मनी मल्टीप्लायर है उसको उतना टाइम ज़्यादा कर देगा। इसी तरह जो हमारा क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इसमें भी ये चीज़ सेम चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला की थ्रू एक समझा रहा हूँ चीज़ को, आप इसको देखो। अब एक सिचुएशन लेते हैं, उस सिचुएशन में इसको फिट करके देखते हैं। देखो चेंज इन जो हमारा इनकम है ऑन चेंज इन इनकम, इन्वेस्टमेंट क्या है, 1000 करोड़ हमारा इनकम चेंज हुआ और 100 करोड़ हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, तो मनी मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो इसी को आप समझ सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप देख सकते हो बुक में। और ये जो न्यूमेरिकल है मनी मल्टीप्लायर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में ज़रूर आता है। और इस तरह हमारा जो ये चैप्टर्स हैं, लगभग इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने वो सारे कवर कर लिए हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आप अपनी सेल्फ स्टडी से भी समझ सकते हो, तो आप इसको कीजिए। और आपको ये चैनल, तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।